एवरीवन, दिस साइड भूमिका टक्कर। आज अपने कंटिन्यू करेंगे सी एंटर जीएसटी का जो फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है उसको। एंड आज अपने डिस्कस करेंगे अपना जो चैप्टर है, और आज अपने डिस्कस करेंगे जो अपना चैप्टर है दैट इज़ अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इस चैप्टर को बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स छोड़ के जा सकते हैं ये सोच के कि ये इतना कवर नहीं करता, बट यही सब चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत स्कोरिंग बन जाती है इन टर्म्स की। जब अपने एमसीक्यू का पॉइंट देखते हैं तो ये सब चीज़ें एमसीक्यू के हिसाब से बहुत स्कोरिंग बन जाती है। इसलिए आपको ये सारे चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसको स्ट्रॉन्ग बना के ऐसे जाओ कि भाई एमसीक्यूज आपके कवर हो जाए और आपको 30 आउट ऑफ 30 आपको मार्क्स आ जाए। सो इसमें क्या है कि एवरी टैक्स पेयर्स को कुछ रिटर्न्स फर्निश करने होते हैं, जैसे कि अपना GSTR 1 है, 3B है मंथली रेगुलर स्कीम्स में। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम है तो वहीं पे अपना GSTR 4 हो जाएगा, या फिर CMP 08 फाइलिंग करना होता है। तो कंप्लायंस वेरिफिकेशन कैसे होगी? जब आप अपने जो जगह है, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, वहाँ पे आप उस बुक्स को मेंटेन करोगे तभी तो जाके इस यहाँ पे जो आपने मेंटेन करके रखा है, फिर आपने जो रिटर्न्स में डाल रहे हो वो चीज़ें मैच खानी चाहिए सबसे पहले तो। दूसरा बात है, जो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो वो भी ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, कि जितना एक्चुअल में है स्टॉक्स उतना ही एक्चुअल में आपके बुक्स में दिख रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को एक मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो उसने अपना GST का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पे अपने मेंशन करते हैं कि अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, तो वो उस जगह पे अपने को मेंटेन करना है। एंड इवन इफ अपने नॉट रजिस्टर्ड है उनको भी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स है जो मेंटेन करनी पड़ सकती है। कमिश्नर के पास ये पावर है कि कुछ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन्स को वो नोटिफाई करके हटा सकते हैं कि इनको मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा करके ये कमिश्नर हटा सकता है। फिर कुछ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स है जो नॉट इन अ पोजीशन टू कीप एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स, तो उनको भी वो एक्सक्लूड करवा सकता है। और अपने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, मैनुअली भी चलेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली ही रखना है अपने को, मैनुअली होने से भी चलेगा, या मैनुअली होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में तो भी चलेगा। और उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है आपको दिया हुआ, ठीक है। जैसे आपको बोला गया है कि ऐसे ऐसे ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करो, तो आपको बस वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए चलना है। इसमें अपना सेक्शन जो रिलेवेंट है दैट इज सेक्शन 35 एंड 36 ऑफ दी CGST एक्ट। इसके बाद कमिश्नर में इंक्लूड होता है प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल टैक्स का, या फिर कमिश्नर जो इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए अपॉइंट किया गया है, तो वो। इसके अलावा वाली जितनी डिफिनेशंस है ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं। फिर अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो जो अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसमें दिख रहा है कि ये अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहाँ से मेन धंधा चलता है। तो वो रजिस्ट्रेशन पर्पस के हिसाब से अपने मेंशन किए हैं, उस GST अप्लाई किए थे तभी, तो वही वाला प्लेस को अपने को वहाँ पे लेना है कि ये अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। फिर प्रॉपर ऑफिसर कौन है, कि जो फंक्शन करता है ना, कमिश्नर के जैसे या ऑफिसर के जैसे, या ऐसा समझो कि कमिश्नर एक लेवल का बंदा है, अब उसके नीचे किसी को तो अथॉरिटी देगा ना वो काम करने के लिए, वो डायरेक्ट तो हर चीज़ में कूद नहीं सकता, तो वहाँ पे वो किसी इंसान को बोलता है जो उसके अंडर काम करते हैं। एक प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है वो, कि उसको बोलता है कि तुम इस टास्क को कंप्लीट करो मेरे बिहाफ में जाके। अब जब कुछ घोटाला निकलेगा तब जाके कमिश्नर फेस में आएगा, तो वो होता है। फिर रजिस्टर्ड पर्सन में अपने जिसके पास GST है, लेकिन उनको नहीं बोलते जिसके पास UIN नंबर है। ये बस MCQ पर्सपेक्टिव से आप ध्यान में रखो। इतना इसका जो एलेबोरेशन है आपको फाइनल लेवल पे ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखो जिसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करता है। इसके अलावा क्या है अपना, वन बाय वन अपने देखते हैं। सेक्शन 35 बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है
उसको अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो आपने मेंशन किए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, उसको क्या क्या मेंटेन करना है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो कितना अपने गुड्स को प्रोड्यूस किए, कितना गुड्स को मैन्युफैक्चर किए। अगर फिर मैंने बाकी चीज़ें जैसे कि कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज मैंने इनवर्ड ली थी, फिर आउटवर्ड दी भी है, फिर स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करना है। इसके बाद जितना जितना इनपुट्स अपने क्लेम किए हैं उस चीज़ को भी अपने को मेंटेन करते हुए चलना है। फिर जो आउटपुट टैक्स लायबल जो अपना पेबल बनता जा रहा है, एंड या तो ऑलरेडी जो पेड है वो भी आपको बताना है, या सच अदर थिंग्स जो भी प्रेस्क्राइब बाय द कमिश्नर। अगर एडिशनल कुछ चीज़ें वो बोलेंगे तो वो अपने को वो भी अपने साथ रखना है। इसके अलावा अगर जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस मोर देन वन है तो उस केस में ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस में अपना रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। जहाँ पे आप ओनर या ऑपरेटर हो गोडाउन के, वेयरहाउस के, ठीक है, या तो फिर आप गुड्स का स्टोरेज पर्पस के हिसाब से आपने एक रूम का जगह आप रेंट पे देते हो, वहाँ पे सिर्फ गुड्स का स्टोरेज करते हो, तो उस प्लेस ऑफ बिजनेस को भी आपको जीएसटी में मेंशन करना पड़ता है। या फिर अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो जनरली ट्रांसपोर्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है जीएसटी में। अगर आप रजिस्टर्ड हो या ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे कंसाइनर का, कंसाइनी का या अदर जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो अपने ध्यान में पड़े ऊपर, वो सारे चीज़ों को आपको मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। फिर जो कमिश्नर है यही अप्रूव कर सकता है कि अगर मान लो कि कोई एडिशन करवाना है अकाउंट्स में, जो मेंटेन ऑफ अकाउंट्स अभी अपने पढ़े उसमें कुछ एडिशंस करवाना है कि इसके अलावा भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है जी, अगर वैसा कोई सिनेरियो है तो भी कमिश्नर ही हाँ करेगा, वही चीज़ का हाँ अप्रूवल आगे जाएगा। या तो कमिश्नर बोलेगा कि कुछ गुड्स का आपको एग्जेम्पशन है, आपको मेंटेन करने का दरकार नहीं है, तो भी आपको कमिश्नर के हाँ बोलने से, कमिश्नर के परमिट से ही ये चीज़ भी आगे चलेगी। अगर आपने फेल टू मेंटेन किया सच प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो आपको बोला गया था, तो उस केस में आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका कंप्लायंस वगैरह चेक करेगा, वो देखेगा जाके, वो डिटरमाइन करेगा आपका कि टैक्स पेबल बनता कितना है, जो आपका रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, और आपने जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने से पता चलेगा कोई, तो वहाँ पे वो जाके देखेगा कि आपका टैक्स का इवेजन कितना है, क्या है, वो सब चीज़ें फिर कैलकुलेशंस की जाएगी और फिर आपको बोला जाएगा कि आप इतना का, आपके ऊपर ऑर्डर भेजा जाएगा कि इतने का टैक्स पेमेंट करो एंड ऑल। तो इससे बेटर है कि आपको अपना बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिक्वायर्ड है वो आपको मेंटेन करना चाहिए, यही रीज़न है। तो अपने ऊपर में तो पढ़ ली कि रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसा ऐसा करना है, और अदर मोर देन वन रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे सब लोगों को करना है, ठीक है। तो वो जो अपना टैक्स इवेजन वाला जो अपने बात कर रहे थे वो कैसे यहाँ पे निकलता है, जैसे कि वो अदर डॉक्यूमेंट के हेल्प से निकलती है। अगर अदर डॉक्यूमेंट में आपका मेंशन्ड हो रहा है कि आपका कोई अदर प्लेस ऑफ बिजनेस भी है जो आपने प्रीमाइस दिखा के ही नहीं रखा है अपना एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ से गुड्स को भेज रहे हो, ब्लैक के द्वारा भेज रहे हो, वाइट में तो वो जा नहीं रहा है। अगर वाइट में जाएगा तो भाई पैन आधार के साथ आजकल बहुत चीज़ें लिंक हो गई, तो हर चीज़ वहाँ से वो कलेक्ट कर लेती है अपना। तो ये अगर ब्लैक में ये सब चीज़ें काम चल रही है और डॉक्यूमेंट्स को देख के समझ में आ रहा है कि आपका कोई अदर प्लेस ऑफ बिजनेस भी है जो कि आपके मेंशन ही नहीं किया है आपने, या वहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करके आपका जो टैक्स इवेजन वाला अमाउंट है वो निकाला जाएगा, फिर आपके ऊपर ऑर्डर भेजा जाएगा, प्रॉपर हियरिंग्स होगी उसके बाद। कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन है वो अपने ऊपर देख ही लिए। फिर जो एडिशनल रिकॉर्ड का अपने बात कर रहे हैं, ये तो अपने को पता चल गया कि चलो कुछ कुछ रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन नहीं करना है, ऐसा कमिश्नर बोल सकता है कुछ क्लास ऑफ कैटेगरीज ऑफ पर्सनस को, वो तो ठीक है। बट जहाँ पे एडिशनल कुछ बोलेगा तो वो ऐसा क्या एडिशनल बोलेगा, जैसे कि अगर आपका इंपोर्ट करने का काम है, एक्सपोर्ट करने का काम है, तो उस केस में आपको उस गुड्स और सर्विसेज का भी बुक्स आपको अच्छे से मेंटेन करना है।
फिर जो सप्लाईज अट्रैक्ट करते थे, पेमेंट ऑफ टैक्स जो रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट करते थे, उसको भी आपको मेंटेन करना है। फिर आपको इन्वॉइसेस अच्छे से रखना है, बिल ऑफ सप्लाई रखना है, डिलीवरी चलान रखना है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हो गया, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर्स, रिफंड वाउचर्स, ये सब चीज़ें एडिशनली रखनी पड़ेगी। इसके अलावा सेपरेट अकाउंट रखना है जहाँ पे आप एडवांस को रिसीव कर रहे हो, पे कर रहे हो, उसमें एडजस्टमेंट्स मार रहे हो। फिर पर्टिकुलर्स रखना पड़ेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम हुम ही हैज़ रिसीव द गुड्स। जो सप्लायर है जिससे मैंने गुड्स को परचेज किया, तो उसका नाम और एड्रेस अपने दे देंगे इधर अपने रिकॉर्ड्स में एडिशनली। और इसके अलावा जिसको मैंने सेल किया है, टू हुम आई हैव सप्लाई द गुड्स, तो उसको भी अपने को मेंटेन करना है अपने रिकॉर्ड्स में। ये हो गया एडिशनल बातें। और एडिशनल क्या है कि अपने को कंप्लीट एड्रेस रखना है ऑफ द प्रीमाइसेस जहाँ पे मैं गुड्स को स्टोर करता हूँ। हाउएवर इफ द टैक्सेबल गुड्स आर स्टोर एट एनी प्लेसेस अदर देन जो आपने डिक्लेयर करके रखा है, ऐसा कोई अदर प्लेस में जाके आपने गुड्स को स्टोर किया हुआ है, तो प्रॉपर ऑफिसर फिर वहाँ जाके आपका टैक्स इवेजन वाला अमाउंट निकाल के आपके ऊपर पेनल्टी थोप सकता है। इन केस अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम पे हो तो आपको क्या करना है, ये जो 1A नंबर है, ये जो B नंबर है, ये A और B का जो रिकॉर्ड मेंटेन वाला बात है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो वो क्या क्या है, जैसे कि अगर स्टॉक से रिलेटेड अपने बात करते हैं, तो स्टॉक से रिलेटेड में बोलता है कि ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉक आपको गुड्स रिसीव हुए, फिर सप्लाई आपने किया है, तो उसका ओपनिंग, रिसीट, सप्लाई, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, राइट ऑफ मार दिए बीच में, किसी को गिफ्ट दे दिए, फिर फ्री सैंपल के दौर में बांट दिए, फिर जो क्लोजिंग स्टॉक्स बच गया सबका, तो वो स्टॉक से रिलेटेड जितना भी चीज़ है तो उसको डिटेल्ड मैनर पे लिखने का ज़रूरत नहीं होता है जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम पे हो, लेकिन एज अ एडिशनल रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल स्कीम्स में हो। फिर डिटेल ऑफ टैक्स आपको नॉर्मल वाले को रखना है, कॉम्पोजिशन वाले को इतना डिटेल वर्जन में नहीं रखना है। कैसा डिटेल, जैसे कि कितना टैक्स पेबल अपना अंडर रिवर्स चार्ज पे था, कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया, कितना पे किया, कितना आईटीसी क्लेम किया है, कितना आईटीसी अभी तक अवेल करवाया है, क्लेम करके अवेल किए हैं। फिर टैक्स इन्वॉइसेस जो आपने इशू किए हुए हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चलान्स जो रिसीव ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड है, वो सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। फिर एजेंट जो है, एजेंट जो किसी अपने प्रिंसिपल की बिहाफ में गुड्स को रिसीव करता है, फिर वहाँ से सप्लाई करवाता है, तो उसको भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए चलना है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑथराइजेशन जो उसको रिसीव हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, उसने गुड्स रिसीव किए हैं जितने भी, तो वो यहाँ पे मेंटेन करता हुआ चलेगा। फिर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स जो ऑलरेडी उसने रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कि जिसके बिहाफ में था उसका एड्रेस वगैरह दे दिया, और जो जो गुड्स रिसीव किया उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी दे दिया। जो गुड्स उसने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई किया तो उसका भी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी। फिर जो डिटेल्स है ऑफ द अकाउंट फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल्स को, तो वो, एंड जो जो टैक्स पेड हो रहा है, रिसीट हो रहा है ऑफ द रिसीप्ट्स ऑन रिसीट या सप्लाई ऑफ गुड्स करने से जो जो टैक्सेस का पेमेंट हो रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए चलना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये पूरा बना के भी आ सकता है कि आपको ये पूरा लिख के आना है, ठीक है, कि एजेंट के ऊपर आपको क्या क्या ऐसा कंप्लायंस है जो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, या घुमा के बोलेगा किसी प्रिंसिपल को मेंटेन करना है, एजेंट को नहीं करना है, क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है, नहीं बोल के फिर ये 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर आता मैन्युफैक्चरर को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना अपना मंथली प्रोडक्शन अपने को कितना होता है, तो वो चीज़ का अपने को मेंटेन करना है। फिर अगर सर्विस प्रोवाइडर है वो बंदा, तो उस केस में क्वांटिटेटिव डिटेल्स देना ऑफ द गुड्स जो उसने यूज़ की होगी। अगर मान लो कि वो रेस्टोरेंट है, तो उस केस में उसने गुड्स खरीदा है ना सर्विस देने के लिए, जैसे कि उसने वेजिटेबल्स खरीदे हैं, पनीर खरीदा है, तो ये, या मशरूम खरीदा है फॉर एग्जांपल, तो वो जो जो गुड्स खरीद रहा है, या उसने एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब चीज़ें भी अपने रेस्टोरेंट में लगा के रखी होगी, वो टेबल खरीदा होगा, तो उन सब चीज़ों में जो जो उसने आईटीसी यूटिलाइज की है, ठीक है,
और जो उसको अवेल किए, यूटिलाइज़ किया, तो वो सब चीज़ों का भी अपने को एडिशनली मेंटेन करना है सर्विस प्रोवाइडर को। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला अगर केस है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में नेम और एड्रेस आपको मेंशन करना ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ में वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, जिसके बिहाफ में वर्क कॉन्ट्रैक्ट अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका नाम, एड्रेस, और जिसके बिहाफ में जो सप्लायर है फ्रॉम हुम ही रिसीव सच गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका भी आपको, सप्लायर का भी आपको नाम और एड्रेस पता होना चाहिए, वो आपको मेंटेन करना है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में। इसमें भी 5 कैटेगरीज हो गया, तो ये भी आप ध्यान से रखो। ये सब भी आपको एमसीक्यू ही नहीं, खाली आपको लिखने के पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है। एजेंट वाला हो गया, ये हो गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला। इसके अलावा क्या था कि डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी बताना है कि जो जो गुड्स आपने रिसीव किए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। फिर डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी जो आपने यूटिलाइज किया एक्चुअली, और जो आपको पेमेंट मिला है, जो काम करवा रहा है आपसे तो वो आपको पेमेंट दे रहा है, तो उसका भी, वो जो आपको पेमेंट रिसीव हुआ है उसको भी आपको खाता में मेंटेन करना है। इसके बाद आपका क्या है कि कस्टोडियन, क्लियरिंग या फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है, फॉरवर्डिंग एजेंट, कस्टोडियन, ये सब क्या है कि जो आपका इन द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग, क्लियरिंग या फॉरवर्डिंग एजेंट फॉर डिलीवरी या डिस्पैच या देर ऑफ टू रिसिपिएंट को जाके देता है। जैसे कि अपना ट्रांसपोर्टर हो गया, बस वाला, वो यहाँ से चला सप्लायर वाले से और रिसीवर तक पहुँचा, तो ये जो बस वाला है यहाँ पे, ये हो गया अपना फॉरवर्डिंग एजेंट, कि जो गुड्स को फॉरवर्ड पहुँचा रहा है, रिसीवर तक पहुँचाने का काम कर रहा है, तो उसको भी अपने को रिकॉर्ड मेंटेन्स अपने को उसको करते हुए चलना है कि जो जो गुड्स उसके बिहाफ में मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि वो ईवे बिल में भी फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हो रहा है उसको भी वो वहाँ पे मेंटेन करता हुआ चलेगा। फिर जो वेयरहाउस वाला आदमी है, जो उसका ओनर ऑपरेटर है, वो भी अपने ऊपर पड़े कि उसको भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कंसाइनर का, कंसाइनी का, अदर जो भी डिटेल्स है गुड्स वगैरह का, कि उसके पास कितने समय तक कितना सामान पड़ा रहा, कितना निकला, फिर कितना आया, फिर कितना निकला, फिर कितना आया, वो सब। अगर आपके पास जीएसटी नहीं लिया हुआ है तो आप एक एनरोलमेंट नंबर से भी काम अपना चला सकते हो, और वो जीएसटी के बराबर ही माना जाता है। इसके बाद जो अपना ट्रांसपोर्टर है उसको मेंटेन करना है कि जो जो गुड्स वो ट्रांसपोर्ट करता है, डिलीवर कर देता है, गुड्स जो उसके पास स्टोरेज के दौरान से उसके पास पड़ा हुआ है कुछ टाइम से, तो वो। फिर कंसाइनर का जीएसटी नंबर, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टर को मेंटेन करनी है। फिर ओनर ऑफ वेयरहाउस को अपने को ये सब चीज़ें क्यों मेंटेन करनी होती है, ताकि अगर कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, प्रॉपर ऑफिसर आके फिजिकली वेरीफाई किया कि आपके रिकॉर्ड्स में इतना सामान दिख रहा है और एक्चुअल में आपके जो वेयरहाउस है उसमें तो इतना कुछ सामान है ही नहीं, या इस टाइप का कोई गुड्स आज तक मैंने देखा ही नहीं है जो आपने यहाँ पे बुक्स में लिख के रखा है, या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अलग सा आइटम दिख रहा है, रिकॉर्ड में कुछ और दिख रहा है, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आता है। फिर वही बात है कि भाई मैनुअली करना है कि इलेक्ट्रॉनिकली, तो वही बोला कि आप मैनुअली भी कर सकते हो सीरियल नंबर वाइज, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी रख सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हेल्प लेके आप उसको रख सकते हो। पहला पॉइंट वही था। दूसरा, आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा डीएससी के द्वारा, आपको उसका प्रॉपर बैकअप रखना पड़ेगा। ऑन डिमांड अगर आपको मांगा जाए तो आपको उसका हार्ड कॉपी यानी कि रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करके उसको फिर ले जाना पड़ेगा। फिर ऑन डिमांड ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर ऑफिसर बोले कि भाई हमको एक्सेस चाहिए, तो आपको उसको एक्सेस देना पड़ेगा, आपको सेंड करना पड़ेगा पूरा फाइल्स के साथ, अगर उसके पासवर्ड्स होंगे वो देने पड़ेंगे। अगर डिपार्टमेंट आपसे पूछेगी कि ये सब आपने कोड वोड क्या यूज़ किया है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर फिर से 5 पॉइंट बन रहा है इधर अपने आप, तो ये फिर 5 पॉइंट फिर आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या आपको लिखने के हिसाब से आ सकता है। समझ रहे हो? तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लिखने के वाले भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एमसीक्यू वाले तो पता ही चल रहा है आपको कि कहाँ कहाँ क्या एमसीक्यूज बन रहे हैं।
इसके बाद नो एंट्री टू बी इरेज या ओवरराइट नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। आप अगर इनकरेक्ट एंट्रीज है आप उसको अटेस्ट करके एक जगह रखिए और फिर करेक्ट एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लीजिए और एक लॉग मेंटेन करना पड़ेगा। मैनुअल वाले केसेस में जनरली लॉग मेंटेन होता नहीं है, जो लिखा आदमी बस काट करके लिख दिया वापस, या उसको पेंसिल या रबड़ से करे तो रबड़ करके लिख दिया। तो बोल रहे हैं कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, इरेज करके नहीं लिखना है, आप उसको साइन करके अटेस्टेशन मार के आप उसको लिखो कि रॉन्ग है और फिर जाके करेक्ट एंट्री पास करो। और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है उसमें वो ट्रायल दिख जाता है ना, लॉग्स मेंटेन होगा तो कि कब कब एडिट किया, कौन डिलीट किया उसको, तो वो अपने को मेंटेन करते हुए चलना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आर टू बी मेंटेन मैनुअली टू बी केप्ट एट एवरी रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस में जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में दिख रहा है तो वो आपको वहां पे दिखाना है। फिर रजिस्टर पर्सन शॉल ऑन डिमांड प्रोड्यूस करेगा बुक्स टू बी रिक्वायर्ड, जब डिमांड होगा अपने को बुक्स प्रोड्यूस करके उसको देना है। अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो उस केस में वही होगा, टैक्स इवेजन आपका कैलकुलेशन होगा और आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, ऑर्डर्स का फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। फिर पीरियड अकाउंट्स आपको कब तक रखना है, तो ये सेक्शन 36 में दिया हुआ है, आपको कब तक मेंटेन करना है इस अकाउंट्स को। क्या आप 1 साल के बाद डिस्पोज ऑफ कर दोगे, अभी रिटर्न फाइल हो गया बस खत्म, नहीं। आपको क्या बोला कि जो आपका एनुअल रिटर्न है रिलेवेंट, वहां से 72 मंथ्स, आप उसको बोलने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं 6 ईयर्स, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे बोलना है 72 मंथ्स ही। अगर ऑप्शन में होगा 6 ईयर्स, ऑप्शन में होगा 72 मंथ्स, आपको 72 मंथ्स ही टिक लगा के आना है। ये सब चीज में ऐसे खेल करता है, ठीक है। तो आपको 72 मंथ्स मेंटेन करना है, कहाँ से, आपका एनुअल रिटर्न डेट से। तो जिनका नॉर्मल स्कीम है उसका टर्नओवर एक बेसिक जो उसका क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया से क्रॉस करते हैं तो उनका जीएसटीआर 9NC होता है, तो उसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर का। तो उस केस में वहाँ से चेक करेंगे 72 मंथ्स। जिनका मान लो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो उस केस में उसका जीएसटीआर 4 होता है, 30 जून इज द लास्ट डेट 24-25 ईयर के लिए। तो फिर वहां से अपने देखेंगे उसका 72 मंथ्स यानी कि 6 साल, ठीक है। जब आपको तुरंत से कैलकुलेट करना है 6 साल, ड्यू डेट निकाले, बस ड्यू डेट से अपने डाल दिए 6 ईयर्स। लेकिन जब आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका एनुअल रिटर्न से कितने टाइम तक आपको मेंटेन करना है, तो आपको वहां पे 72 मंथ्स वाले ऑप्शन को ही टिक लगा के आना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो नोट में कवर की हुई है। अब अपना क्या है कि अब अपने को यहाँ पे जो अपना उधर का क्वेरी था उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि अगर अपना फाइनेंशियल ईयर 18-19 का बुक्स है, ठीक है, तो वो अपने मेंटेन कब तक करेंगे। इसका एनुअल रिटर्न होता है 31 दिसंबर 19, यानी कि जो अपना क्लोजिंग निकला है यहाँ पे 31 मार्च 19, वहाँ से उसी रिलेवेंट ईयर में मतलब नेक्स्ट ईयर वहाँ से अपना 31 दिसंबर तक का टाइम होता है अपने को एनुअल रिटर्न फाइल करने का। तो ये अपना जो ड्यू डेट है वही अपने लेते हैं, तो एनुअल रिटर्न वाला डेट से अपने को वहाँ पे 72 मंथ्स का टाइम मिलता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अपने को रिटेन करना है, ठीक है। तो रिटेन करने का 72 मंथ्स तक अपने को रिटेन करना है, तो 19 तारीख का एनुअल रिटर्न कब तक मेंटेन होगा, 6 साल यहाँ पे गिन लेंगे, 25 तक मेंटेन होगा। अब मान लेते हैं उसी दिन पे कोइंसिडेंटली इसी दिन में अपना एक अपील चालू हो गया या अपने ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, तो अब क्या अपने बोलेंगे कि नहीं अपने को तो रिटेन ऑफ बुक्स करना नहीं, अभी अब फटाक से हटा देंगे। तो उस टाइम पे बोल रहे हैं कि अगर कोई अपील या कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोसीडिंग आपके खिलाफ चालू हो गई है तो वहाँ पे जब तक अपील ख़त्म हुआ है ना, वहाँ से लेके फिर 1 साल और रखना है आपको। मतलब इस केस में मान लेते हैं अपील फिनिश्ड हुआ था 1 जनवरी 27 को जाके, तो यहाँ पे इस टाइम पे भी बुक मेंटेन किया गया, इस टाइम तक भी बुक मेंटेन किया गया। अब यहाँ पे जब ख़त्म हुआ वहाँ से 1 साल और टानो उसको, तब जाके फाइनली ये 2028 में जाके ये डिस्पोज होगा।
अगर मान लेते हैं कि ये 31 दिसंबर की जगह ये कोई ऐसा डेट रहता कि मान लेते हैं कि ये 31 दिसंबर आपका 2029 का ये डेट होता, मान लेते हैं इसको, तो उस केस में बोलते हैं कि या तो 1 जनवरी 28, ठीक है, या तो फिर अपना 31 दिसंबर 2029, विच एवर इज लेटर वाला डेट तक अपने को बुक्स मेंटेन करते हुए चलना है। तो इस तरीके से अपना बुक्स का मेंटेनेंस अपने को देखना है। बस इसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपने देखेंगे एंड दैट्स इट, ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है। मेजरली आपको बस इसमें जो मैंने बताया कि एजेंट वाला केस हो गया आपका, और जहाँ पे वो जो 5 पॉइंट्स टाइप के सिनेरियोज बन रहा है उसको आपको थोड़ा याद करते हुए चलना है। एंड जो आपका MCQs जहाँ बन रहा है 72 मंथ्स वाला चीज़ हो गया, फिर आपका अपील वाला चीज़ हो गया, ठीक है, तो वो सब चीज़ को आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि अगर आपका MCQs में आया तो आप फटाक से उसको, ये सब स्कोरिंग है तो जल्दी आपको स्कोर करके आप वहाँ से निकल जाओ। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। रजिस्टर पर्सन मेंटेन करेगा एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। अगर मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो सच एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी आपने अपना GST रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया था। इसके बाद बात आता है कि एक मिस्टर स्काई इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग कर रहा है मोबाइल का, मतलब गुड्स का ट्रेडिंग है। ही इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम है। अब उस केस में उसको क्या नॉट रिक्वायर्ड है, तो 2 केस अपने बड़े थे, एक स्टॉक वाला था एक टैक्स वाला था, तो वो चीज़ें वहाँ से अपने देख के लिख देंगे। फिर मिस्टर हर्ष मंजूला इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, तो उसके रिगार्डिंग वो 5 पॉइंट्स थी अपने पढ़े। तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करता है तो उस केस में उसको 5 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी होती है, तो वो यहाँ पे अपने लिख लेंगे। फिर चिल चेन कोल्ड इज ऑपरेटिंग द कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस रख रहा है, तो उस केस में उसको गाइडेंस चाहिए, तो उसको क्या मेंटेन करना है, तो वो भी अपने देखे हुए थे कि वेयरहाउस वाले को क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद एक्स इज ऑफ द व्यू दैट द रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन मैंडेटरी, सिर्फ मैनुअली होता है, तो ऐसा तो नहीं होता, अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, तो अपने को मैनुअली भी अलाउड है इलेक्ट्रॉनिकली भी अलाउड है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो मैंने उसी टाइम बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वाले बात आपको इसी तरीके से घुमाएगा क्वेश्चन कि मैंने तो भाई सिर्फ मैनुअली ही देखा है, इलेक्ट्रॉनिकली तो ज़रूरत नहीं होती है, मैं या बोलेगा कि सिर्फ मैनुअली ही मेंटेन होती है, तो वैसा नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला लिख के आपको वो 5 पॉइंट्स लिख के आना है कि मैं इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन भी कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप आंसर्स देखो इसके, यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट सबसे पहले तो नॉट वैलिड है, फिर बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रख सकते हो, मे कीप इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट जहाँ पे आपको DSC लगा के रखना है, फिर आपको बोलेगा कि बैकअप रखना है, फिर आपको बोलेगा कि जब भी आपको काम पड़ेगा आपको उसको हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करके रीडेबल फॉर्मेट में रखना है, जब जब ऑन डिमांड होगा तो उसको आपको फाइल्स भी देना है, पासवर्ड भी देना है, एक्सेस भी देना है प्रॉपर ऑफिसर को। तो ये सारे जो आपको पॉइंट्स है आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। यहाँ पे तो जो IC है वो खेल ऐसे करते हैं कि आपको समझाने के टाइम यहाँ पे वो पैराज लिख देता है, बट जब वो खुद क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहता है आपके आंसर्स को, तो वहाँ पे वो पॉइंट्स होता है, ठीक है, 1 पॉइंट नंबर, 2nd पॉइंट नंबर, 3rd पॉइंट नंबर, 4 पॉइंट नंबर, तो आपको वहाँ पे जाके पॉइंट्स वाइज ही लिखना है ताकि क्लैरिटी वाइज जाए, आपका आंसर करेक्ट तरीके से डील होगा। बस यही था कि अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर को इसको एक बार समझ जाना, बस दैट्स इट। बहुत आसान है ये और स्कोरिंग भी है, ये फटाफट बस ख़त्म करके आप अपना बाकी चैप्टर्स में लग जाना।